किसका पत्र है बहू? सास ने काव्या से पूछा। पिताजी का पत्र है मां जी। गृह प्रवेश के लिए उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, मुझे भी बुलाया है। काव्या ने उत्तर दिया। तुम गृह प्रवेश में जाना चाहती हो क्या? काव्या के पति ने प्रश्न किया। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आरव की परीक्षा है, फिर मुझे भी तो छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे भी हम इतने स्वतंत्र थोड़े ही है कि जब मन आया अटैची उठाकर चल पड़े। काव्या व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर उसके पति भी मुस्कुरा कर रह गए। फिर काव्या की सास भी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी दीप्ति की ओर देखने लगी तो दीप्ति तिलमिला कर रह गई, क्योंकि दीप्ति 6 महीने पहले ही अपने पति से लड़ झगड़ कर मायके आकर बैठी हुई है। दीप्ति की भाभी काव्या के मायके से गृह प्रवेश था, इसीलिए काव्या के घर से निमंत्रण मिला था। उसी को लेकर बात हो रही थी, जिससे दीप्ति को बुरा लग गया और पुरानी घटनाएं तेजी से दीप्ति के आंखों के सामने घूमने लगी। घड़ी में समय देखते हुए दीप्ति अपने पति अरविंद से बोली थी। कितनी देर कर दी, गाड़ी छूटने में केवल 1 घंटा रह गया है। मैंने तुम्हारे कार्यालय में कई बार फ़ोन किया था, कहाँ चले गए थे? क्यों, कहाँ जाना है? क्या मुझे और कोई काम नहीं है जो सदा तुम्हारी ही हाजिरी में खड़ा रहूं? अरविंद सुनते ही झुंझला गया था। कितनी जल्दी भूल जाते हो तुम, सुबह ही तो बताया था कि माँ का फ़ोन आया है। दीप्ति ने याद दिलाया। मायके से आए हुए कितने दिन हुए हैं? पिछले सप्ताह ही तो लौटी हो, अब फिर जाने की तैयारी कर ली। अरे तो क्या हो गया, बेटी हूँ उनकी, बुलाएंगे तो क्या जाऊंगी नहीं? तुम क्या जानो माता पिता अपनी संतान से कितना प्यार करते हैं। दीप्ति नाटकीय अंदाज में बोली। तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही करते हैं। मेरे भी माता पिता हैं। 1 वर्ष हो गया विवाह को, कितनी बार गया हूँ मैं। पुरुषों की बात दूसरी है। तुम तो पिछले 10 वर्ष से छात्रावास में ही रहते आए हो, अब भला उन्हें तुमसे कितना लगाव होगा। तुम तो परिवार के साथ रहते हुए अधिकतर मित्रों के साथ ही घूमते रहते थे, इसीलिए तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें याद नहीं करते। व्यर्थ की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। माँ जी का फिर फ़ोन आए तो कह देना, अभी आना संभव नहीं है। यहाँ मेरे माता पिता भी आने वाले हैं। क्या? हाँ, आज ही पत्र आया है। अरविंद ने एक अंतर्देशीय पत्र निकालकर सामने रख दिया था। तब तो और भी आसान है। माँ जी आ जाएंगी तो तुम्हें खाने पीने की भी सुविधा हो जाएगी और अकेलापन भी नहीं अखरेगा। दीप्ति ने छोटी बच्ची की तरह परेशान होकर कहा। जरा सोचो, विवाह के बाद पहली बार वे लोग आ रहे हैं। तुम चली जाओगी तो उनके मन को कितनी ठेस पहुंचेगी। अरविंद ने समझाने का प्रयत्न किया। मेरे माता पिता की भावनाओं की भी कुछ चिंता है तुम्हें? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। कजरी तीज का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। 3 दिन तक उत्सव चलता है। मैं नहीं गई तो माँ कितना बुरा मानेंगी। दीप्ति तैस में आ गई। हर बार मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, इस बार मेरी बात मान लो। विवाह की वर्षगांठ आ रही है, सब साथ रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अरविंद ने मिन्नत की। देखो, ट्रेन का समय हो रहा है। व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझने का समय नहीं है। यदि तुम यह समझते होगे कि तुम जोर देकर मुझे रोक लोगे तो यह बात भूल जाओ। तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। स्टेशन तक का मार्ग मुझे भी मालूम है। दीप्ति का उत्तर था। तो ठीक है, चली क्यों नहीं जाती? मेरी भी जान छूटे। माता पिता से इतना ही प्यार था तो विवाह क्यों किया था? अरविंद क्रोध में इतनी जोर से चीखा कि दीप्ति एक क्षण को तो स्तंभित रह गई, किंतु दूसरे ही क्षण चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। 2 दिन तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। दीप्ति ने खाना पीना छोड़ रखा था। अरविंद ने मनाने का प्रयत्न किया तो वह और विफर पड़ी। ठीक है, पहले खाना खा लो। तुम जाना ही चाहती हो तो छोड़ आऊँगा।
किसी को जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और उससे लाभ ही क्या है। अंततः अरविंद ने दुखी होकर हथियार डाल ही दिए थे और दीप्ति अपने मायके आ गई थी। 6 और आज महीने बीत गए थे। अरविंद ने दीप्ति की सूत तक नहीं ली थी और दीप्ति को भी जिद थी कि वह बिना बुलाए जाएगी नहीं। किंतु आज काव्या भाभी का व्यंग उसके सीने को चीरता निकल गया था। वह इतनी नादान भी नहीं थी कि इतनी सी बात भी ना समझ पाती। वह फिर सोचने लगी। भाभी की बात सुनकर माँ भी चुप रह गई थी। इस बात ने उसे और अधिक आहत किया था। पहले भी माँ कई बार दीप्ति को खोद खोद कर पूछ चुकी थी कि इतने दिन बीत गए हैं, अरविंद का कोई पत्र क्यों नहीं आया। उन्हें पत्र लिखने की आदत नहीं है माँ, कहकर वह हंसने का प्रयत्न करती, पर हंस ना पाती। किंतु आज इस घटना ने उसे पूर्णतः उद्वेलित कर दिया था। अपने कमरे में वह अकेली बैठी चुपचाप आंसू बहाती रही। अरे दीप्ति, क्या बात है? शाम होने को आई, अभी तक सो रही हो? अचानक काव्या ने आकर कमरे की बत्ती जलाई तो यह चौंक कर उठ बैठी और वर्तमान में आ गई। रोते रोते कब आंख लग गई थी वह समझ ही ना पाई। तबीयत ठीक नहीं है भाभी, बत्ती बुझा दो, वह बोली। बुखार तो नहीं है? भाभी ने माथा छूते हुआ कहा। नहीं, बुखार नहीं, सिर में तेज दर्द है। सिर दर्द में भी भला कोई इस तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है? चलो एक गोली खा लो और चाय पी लो, दर्द ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारी चचेरी बहन सुधा का विवाह है, वहाँ भी तो जाना है। उठो, तैयार हो जाओ। काव्या ने कहा। मेरी ओर से सुधा से माफ़ी मांग लेना भाभी, मैं नहीं जा सकूंगी। मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दीप्ति की आंखें डबडबा आई। दीप्ति, तुम्हारे सिर दर्द का कारण मैं जानती हूँ। सुबह की मेरी बात पर नाराज होना, उसी समय तुम्हारा चेहरा देखकर मैं अपने मुंह से निकले उस व्यंग पर पश्चाताप से भर उठी थी। पर क्या करूं? कमान से निकले तीर की तरह मुंह से निकली इस बात को मैं लौटा तो नहीं सकती हूँ। पर क्या अब तुम यह चाहती हो कि मैं बड़ी होकर तुमसे माफ़ी मांगूं? काव्या दुखी स्वर में बोली। कैसी बातें करती हो भाभी, मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? दीप्ति उदास स्वर में बोली। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम्हारा यहाँ रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? काव्या ने कहा। मैंने ऐसा कब कहा भाभी? दीप्ति, तुम यहाँ रहती हो तो घर ज़्यादा भरा भरा लगता है, पर तुम शायद नहीं जानती कि खून का रिश्ता ना होते हुए भी मैं तुम्हें हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर घिरती दुख की छाया अब पूरे परिवार को भी घेरने लगी है। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं जाकर अरविंद के पैर पकड़ लूँ? पैर मत पकड़ो, पर कम से कम उसकी कुशलता जानने के लिए फ़ोन तो कर सकती हो, पत्र तो लिख सकती हो। उसे भी तो लगे कि उसकी पत्नी को उसकी चिंता है। मुझे यहाँ आए 6 माह हो गए, किसी ने मेरी चिंता की। किसी ना किसी को पहल करनी ही पड़ेगी। दीप्ति, सच बताना, तुम अरविंद से लड़कर आई थी ना? हाँ, दीप्ति ने सिर हिलाते हुए आंखें झुका ली। मैं तो उसी दिन तुम्हारा उतरा चेहरा देखकर समझ गई थी, और मैं नहीं सोचती कि माँ या पिताजी की अनुभवी आंखों से यह तथ्य छिपा रहा होगा और अरविंद से संपर्क करने को शायद उनका अहम आड़े आ जाता है। काव्या बोली। हो सकता है सब कुछ जानते हुए भी वे तुमसे कुछ नहीं कह पाते। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी मानो तो इस बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाओ। ये छोटी छोटी बातें ही वैवाहिक जीवन में विष घोल देती है। अरविंद और उसके परिवार के लोग भले हैं, पर वे भी शायद हम लोगों की तरह पहल नहीं करना चाहते। अब तो तुम्हें ही निर्णय लेना है कि तुम क्या चाहती हो, काव्या ने समझाते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ छिपी बैठी हो
और मैं सारे घर में ढूंढ आई। तभी माँ जी आ गई और दोनों की बातचीत बीच में ही रह गई। दीप्ति की तबीयत ठीक नहीं है माँ जी, वह विवाह में नहीं जाना चाहती। काव्या ने सास की ओर देखा। क्यों, क्या हुआ? सिर में दर्द है। अरे इसका तो चेहरा उतरा हुआ है। ठीक है, तुम ही चली जाओ, इसे आराम करने दो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। दीप्ति नहीं जा रही तो आप चलिए, काव्या बोली। ठीक है चलो, मैं चलती हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। सबके जाते ही दीप्ति उठी। काव्या भाभी से बातचीत करके उसका मन काफ़ी हल्का हो गया था। वह दिल्ली अरविंद को फ़ोन करने का प्रयत्न करने लगी, पर जब बहुत देर तक संपर्क नहीं हुआ तो उसका मन अजीब सी आशंका से भर उठा। तभी उसे याद आया कि अरविंद ने पड़ोसी कमलेश भाई का फ़ोन नंबर उसके पास है। अतः उसने उनसे संपर्क करने का निश्चय किया। नमस्ते भाभी जी, मैं दीप्ति बोल रही हूँ। अरविंद कैसे हैं? काफ़ी दिनों से कोई समाचार नहीं मिला। दीप्ति कमलेश भाई की पत्नी की आवाज़ पहचान कर बोली। अरे दीप्ति बोल रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? इस बार तो मायके जाकर जम ही गई, यहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही। एक क्षण को दीप्ति मौन खड़ी रह गई। किस मुंह से कहे कि वह अरविंद की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। हेलो, कमलेश भाई की पत्नी पुनः बोली। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ, आवश्यक कार्यवश नहीं आ सकी। बहुत देर से अरविंद को फ़ोन करने का प्रयत्न कर रही थी, पर मिला ही नहीं। वे कैसे हैं? कैसे होंगे? तुम्हारी अनुपस्थिति में रंग रलियां मना रहे हैं। हर दूसरे दिन नई लड़की के साथ घूमते नजर आते हैं। मैंने तो समझाया भी, पर कौन सुनता है। तुमने फ़ोन किया तो मैंने बता दिया, परंतु मेरा नाम मत लेना, व्यर्थ ही अरविंद बुरा मानेगा। वे बोली। घर के सदस्य विवाह से लौटे तो दीप्ति अस्त व्यस्त दशा में बैठी थी। चेहरा आंसुओं से भीगा था। क्या हुआ दीप्ति? देखते ही सबने समवेत स्वर में पूछा। मुझे दिल्ली जाना है, वह सुने में देखती हुई बोली। अब इस समय रात के 12 बजे हैं। भैया आश्चर्यचकित हो बोले। पर हुआ क्या? माँ उलझन स्वर में बोली। मुझे यहाँ भेजकर अरविंद रंग रलियां मना रहा है। तुम्हें कैसे मालूम? पिताजी ने पूछा। उनकी पड़ोसी ने बताया। मैंने फ़ोन किया था, सुबह चली जाना, इतनी देर में कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे भैया जाकर छोड़ आएंगे। पिताजी बोले। वह रात बच्चों को छोड़कर सबने आंखों में ही काटी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही दीप्ति पहली बस पकड़कर भैया के साथ दिल्ली रवाना हो गई। दोनों भाई बहन घर पहुंचे तो अरविंद तो नहीं था, पर उसकी माँ वहाँ थी। आप कब आई माँ जी? अभिवादन के बाद भैया ने पूछा। मैं तो 4 महीने से पूरे परिवार को छोड़कर यहीं पड़ी हूँ। सोचा था अरविंद का विवाह हो गया तो उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर वह लगभग 4 महीने पहले बहुत बीमार हो गया था और दीप्ति अपने मायके जाकर ऐसी बैठी कि अपने परिवार को भूल ही गई। अरविंद की माँ शिकायत भरे स्वर में बोली। सचमुच गलती दीप्ति की है माँ जी, पर इस बार क्षमा कर दीजिए। ना समझ है, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। भैया बोले। कैसी बातें करते हो बेटा, मैं तो प्रसन्न हूँ कि घर की लक्ष्मी घर आ गई है। अब अपना घर संभाले और मुझे मुक्ति दे। वे बोली। अरविंद काफ़ी रात घर लौटा। वह दीप्ति को देख हैरान हो गया। यह कोई घर आने का समय है? दीप्ति एकांत पाते ही बोली। उत्तर में अरविंद अपनी हंसी ना रोक सका। इसमें हंसने की क्या बात है? दीप्ति ने नाराजगी से कहा। नहीं, हंसने की कोई बात नहीं है, पर अब तो रोज ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अरविंद बोला। मुझे कमलेश भाई की पत्नी ने सब बता दिया है। दीप्ति ने आंखें तरेरते हुए कहा। मुझे भी उन्होंने आज सुबह सब बताया था। क्या? यही
कि अब तुम्हारे लौटने में अधिक देर नहीं है, यानी कि उन्होंने सब झूठ कहा था। या तो तुम उन्हीं से पूछो। मैं बिना बुलाए आ गई इसलिए अपनी विजय पर इठला रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो दीप्ति? हम दोनों क्या अलग है जो मैं अपमान और सम्मान जैसी ओछी बातें सोचूंगा? तुम अपने घर आई हो, इसमें शर्म कैसी? रही बात मेरे वहाँ आने की, तो तुमने एक बार लिखा होता या फ़ोन ही कर दिया होता तो मैं सिर के बल दौड़ा आता। मुझ पर अपना जरा सी भी अधिकार समझते हो तो बिना बुलाए आ सकते थे। आ सकता था, पर सच कहूँ, कहो, तुम ठहरी इकलौती बेटी, याद है मेरे मना करने पर तुम कितने क्रोध में यहाँ से गई थी? वहाँ जाने पर तुम मेरा अपमान कर देती और मेरे साथ ना आती तो शायद मैं सह ना पाता। दीप्ति सोच रही थी कि अरविंद के विचार कितने सुलझे हुए हैं और एक वह है जिसने अपनी हठधर्मी के कारण सबके जीवन में विष घोल दिया। वह तो काव्या भाभी ने बचा लिया, नहीं तो शायद पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ ना लगता। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।